हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेसब्री से इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम है हिंदी। बहुत 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 ज्यादा इंतजार के बाद मैं आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है संधि। आज हम संधि को पढ़ेंगे बिल्कुल नए स्टाइल में, नए तरीके से और मजाक मजाक में। क्योंकि हमने किताबों को तो बहुत रटा, मजा नहीं आया। अब हम पढ़ेंगे मजे से, मजे के साथ। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने हर विषय को मजे से, मजे के साथ पढ़ा तो मजा आएगा, और यदि आपने सिर्फ इसको मजे के लिए पढ़ा तो मजा और ज्यादा आएगा। तो इस हिंदी को, इस संधि के चैप्टर्स को याद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसको मजे के लिए पढ़ना है ताकि हमें मजा आ सके, हम इसको एंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का दूसरा लेक्चर जिसका नाम है ज्वाइनिंग संधि। मैं निर्दोष कुमार अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इस उम्मीद से इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं कि हम लोग होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो क्या है संधि? क्या है संधि? समझते हैं क्या है संधि? बताइए मुझे, क्या है संधि? संधि क्या है? हाँ, अब आप बताने वाले हो रटी रटाई डेफिनेशन ना। देखते हैं संधि। संधि संधि देखो क्या है, मैं बताता हूं। संधि संधि आखिर है क्या? संधि क्या है ये देखो। तो संधि का मतलब है मिलान। क्या? मिलान। क्या? मिलन। किसका? किसी का भी मिलन संधि है। किसी का भी मिलन संधि है। किसका? हाँ, मैं एक चीज आपको यहां से बताना चाह रहा हूं कि मैं जो भी वर्ड यूज करूं इनको केवल समझने के लिए समझिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि जो भी मैं एग्जाम्पल लूं वो केवल एक एग्जाम्पल के तरीके से लीजिएगा, पर्सनल लाइफ से उसको बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो मिलन किसका? किसी का भी मिलन, आप जिसको भी महसूस कर सकते हो उसका मिलन संधि है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आपस में मिलते हैं तो मोदी जी का ये हैंड होता है और डोनाल्ड जी का ये हैंड होता है। बाकी का बॉडी का पार्ट्स क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस मतलब से है, इस हैंड से है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है? मिलन। यहां पर दो हाथ आपस में मिले हैं। यहां पर क्या हुआ है? दो हाथ आपस में मिले हैं, इसलिए यहां पर क्या है दोस्तों? संधि। यहां पे क्या है? संधि। यहां पर दो दिल आपस में मिले हैं, यहां पर क्या है? संधि। दो दिल मिल रहे हैं मगर धीरे धीरे। वहां पर क्या हो रहा है? संधि हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। तो संधि आपको क्लियर हुई ना? संधि किस किस कंडीशन में हो सकती है ये हम देखते हैं। मान लीजिए राम कुमार की शादी को राजकुमारी से करवाना है, ठीक है। किसी का नाम हो तो अन्यथा मत लेना, ठीक है। मैं केवल समझा रहा हूं। राम कुमार की शादी मुझे राजकुमारी से करवाना है, तो संधि कब हो सकती है? दोनों में रिश्ते कब हो सकते हैं? जब इनके फैमिली के गुण इनके फैमिली से मिले, इसके गुण इसके गुण से मिले, इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो इसके क्वालिफिकेशन के इक्वल हो, तभी तो हम मुलाकात करेंगे। और इसके बाद जो इसकी डिमांड है वो इसकी डिमांड को पूरा करती हो, तभी तो होगी रिश्ता। तभी तो होगा क्या? रिश्ता। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता संधि कहलाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी संधि क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये संधि कहलाता है। तो बात समझ में आ रही है? इसकी क्वालिटियां, इसकी क्वालिफिकेशंस, वो जो सारी चीजें हैं, अगर वो इसके पास हैं और ये दोनों मिलती हैं तो यहाँ इनके बीच में रिश्ता होता है। और रिश्ता मुकाम तक तब पहुंचता है जब उनके बीच संधि हो जाती है।
संधि का मतलब एक समझौता है। संधि का मतलब एक समझौता है। ये हर जगह काम करती है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी काम करती है, लैंग्वेज में भी काम करती है, भाषा में भी काम करती है। आई थिंक आपको संधि समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं संधि को भाषा के रूप में। अभी मैंने संधि को समझाया केवल ओरल कि आखिर एक्चुअल में है क्या संधि। हम दो दुश्मन हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, यहां पर भी संधि है। कैसे? आपके विचारों के विरोधाभास की संधि। आपके विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से नहीं मिलते हैं, इसलिए यहां पर विरोधाभास होता है, और इसी विरोधाभास में तो संधि है। क्यों? एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को देखता है तो उसके मन में जलन क्यों होती है? एक प्रेमिका अपने प्रेमी को देखती है, उसको खुशी क्यों होती है? इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है, एक जुड़ाव है, और ये जुड़ाव क्या कहलाता है? ये जुड़ाव संधि कहलाता है। अब ये संधि कितने प्रकार की हो सकती है? अब ये संधि कितने प्रकार की हो सकती है, ये निर्भर करता है प्रेमी और प्रेमिका के व्यवहार पर। प्रेमी और प्रेमिका के व्यवहार पर यह निर्भर करता है कि यह संधि कितने प्रकार की हो सकती है। कैसे? इसका क्या एटीट्यूड है और इसका क्या एटीट्यूड है, इस बात पर दोनों की संधि निर्भर करेगी। अगर इसका एटीट्यूड स्वर वाला है और इसका एटीट्यूड भी स्वर वाला है, तो इनके बीच जो संधि आने वाली है, इनके बीच जो रिलेशन बनने वाला है, वो स्वर का बनने वाला है। यदि इसका एटीट्यूड व्यंजन वाला है, इसका एटीट्यूड व्यंजन वाला है, तो इनके बीच जो संधि बनने वाली है वो व्यंजन बनने वाली है। इसका एटीट्यूड यदि विसर्ग वाला है और इसका एटीट्यूड यदि स्वर व्यंजन कुछ भी है, तो यहां जो संधि बनने वाली है वो व्यंजन बनने वाली है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ आ भी रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन एक चीज तो आ रहा है, वो है मजा। मजा आ रहा है। आज संधि पढ़ लो, गारंटी है मेरी, चैलेंज है, संधि भूल के दिखाना मुझे। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है इनके वर्ण पर और इसके एटीट्यूड पर, इसके एटीट्यूड पर, इसके नेचर पर। इसका क्या नेचर है, इसका क्या नेचर है, ये दोनों के नेचर पे डिपेंड करती है। तो आई थिंक जनरल फॉर्मेट में आपने संधि को समझ लिया होगा। जो जनरल फॉर्मेट है उसमें आपने संधि को समझ लिया होगा, क्या है संधि। चलिए चलते हैं हम अगले पड़ाव पर, जिसको कहते हैं हम भाषा। क्या है ये? भाषा। तो संधि की डेफिनेशन क्या कहती है? संधि की डेफिनेशन कहती है दो समीपवर्ती वर्णों को हम कहते हैं ध्वनि, क्योंकि सबसे पहले ध्वनि थे, जब इनको लिखा गया तो वर्ण हो गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपने हमारे वर्णमाला के पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देख लें, तभी संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है? चलिए, तो मैं फिर से आगे आता हूं और बोलते हैं कि दो समीपवर्ती का मतलब होता है पास वाले वर्ण। समीपवर्ती वर्णों का मतलब पास वाले वर्ण। इस समीपवर्ती का मतलब होता है पास, पास वाला, पास वाला। समीपवर्ती वर्णों के मेल से, मैंने बताया था ना, यहां पर मिलन ही होगा। यहां पर क्या होगा? मिलन होगा। अगर मिलन ना हो तो क्या होगा? अगर मिलन नहीं होगा तो इस दुनिया में कुछ भी कल्पना करना असंभव होगा। अब मैं क्या बोलूं, आप लोग समझदार हो ना। तो यहां पर मिलना है, यहां पर योग होना है। किसका? दो वर्णों का। दो वर्ण कौन से होंगे वो निर्भर करेगा आगे के वीडियोस पे। ठीक है? वो निर्भर करेगा आपकी सोच पे, वो निर्भर करेगा मेरे बताने के तरीके पे। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल या मिलन से जो विकार होता है, यानी जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से जो संधि आ रही है, वो जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। मैंने आपको जर्नल भाषा में समझाया था कि राम कुमार है, राजकुमार मान लो, यहां पर राजकुमार है और इनकी राजकुमारी है। ठीक है? तो इन दोनों के मिलन से
इन दोनों के मिलन से एक तीसरा परिवर्तन होगा, वो होगा रिश्ता, वो होगा रिश्ता। और ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ये रिश्ता संधि कहलाएगा। समझ में आ रही है ना बात? इतनी इतनी बात तो समझ में आ गई होगी डेफिनेटली। ओके, तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसकी और ऑफिशियल लैंग्वेज में आता हूं। संधि में जो संधि है वो वर्णों के आधार पर चलेगी, वर्णों के पहले वर्ण के आधार पर। ठीक है, तो संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण। अब शब्द तो आपको पता है, मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। वर्ण भी आपको पता है क्योंकि मैंने पहले वाले वर्ण में उसमें चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार होगा वह संधि कहलाएगी। समझ में आ रही है? तो संधि के शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे संधि। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? थैंक यू। चलिए अब मैं चलता हूं उदाहरण की तरफ। उदाहरण का है, मैंने उदाहरण लिया है मतानुसार। तो एक्चुअल में देखो, मैंने इसका जो ब्रेकआउट किया है वो ब्रेकआउट किया है मत धन अनुसार। बहुत सारे समझदार लोग इसका जो विच्छेद करेंगे वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मा धन तनुसार, या ऐसे भी कर सकते हैं माता धनुसार। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं मां धनतानुसार, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें विच्छेद ऐसे नहीं करना है। हमें विच्छेद कैसे करना है? हमें विच्छेद प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पर करना है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। हम कहां पर रुकते हैं? हम कहां पर रुकते हैं? जैसे मैंने बोला मतानुसार, तो मत अनुसार, मत अनुसार, मत अनुसार, तो मैं जाकर रुक रहा हूं ता पर। तो मैंने ता को अलग किया, यानी मत प्लस अनुसार किया, तो हो गया मत अनुसार। अब इसमें हम डेफिनेशन पे आते हैं कि पहला शब्द, तो पहला शब्द क्या है हमारा? मत। मत का मतलब क्या होता है? एक मत का मतलब होता है विचार, एक मत का मतलब होता है वोट। ठीक है, तो शब्द एक ही है, अर्थ दो है, कौन सा अलंकार होगा ये आप सोचिएगा। ठीक है, तो मत और दूसरा शब्द क्या है हमारा? अनुसार। अनुसार का मतलब क्या होगा? अनुसार का मतलब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मत, तो मत में जो संधि का अंतिम वर्ण है वो क्या है? ता। इसमें कितने वर्ण हैं ये मुझे बताओ। इसमें कितने वर्ण हैं? तो मत में 4 वर्ण हैं। मत में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं वो आप पहली वाली वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसका अंतिम वर्ण लिया, वो है ता। मैंने इसका अंतिम वर्ण लिया, वो है ता। ठीक है, और इसका मैंने पहला वर्ण लिया, दूसरा शब्द है अनुसार, और इसका पहला वर्ण जो है वो है आ। क्या? आ। तो मैंने ता और आ ले लिया, ता और आ ले लिया। अब मैंने ता को तोड़ना शुरू किया। क्या किया? ता को तोड़ना शुरू किया। तो ता एक्चुअल में 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है। ता किससे मिलकर के बना हुआ है? ता 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है। पहला है आधा ता और दूसरा है छोटा आ। इसलिए मैंने बोला था कि मत में 4 वर्ण है। इसी तरीके से मां 2 वर्णों से बना हुआ है, एक है आधा मां और एक है छोटा आ। तो इसके 2 मां में 2 वर्ण और ता में 2 वर्ण, तो कितने वर्ण हो गए? मत में 4 वर्ण। कितने शब्द? 1 शब्द। समझ में आ रही है बात? तो इसमें अब देखो यहां पर जो वर्ण बना, यहां पर जो सब वर्ण था ता, इसका अंतिम वर्ण कौन है? तो अंतिम वर्ण ता नहीं है। अंतिम वर्ण कौन है इसका? छोटा आ।
तो ये छोटा आ इसके पहले वाले वर्ण से मिलेगा, यानी ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के मिलन से एक रिश्ता बनने वाला है, वो रिश्ता बड़ा आ होगा। समझ में आ रही है ना इतनी बात? छोटा आ मिलकर के छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा क्या कि एक अमीर आदमी है और वो अपने लड़के की शादी एक गरीब घर में कर देता है। तो जो गरीब घर के लोग होते हैं उनको गरीब नहीं कहते लोग, वो कहते हैं देखो इन्होंने अपना रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि अमीर और गरीब मिलकर के अमीर हो सकते हैं। कैसे? मेरे पास 5 रुपए हैं और तुम्हारे पास 3 रुपए हैं, दोनों को मिला दो तो दोनों के मिलाकर के हो गए 8 रुपए। अब ये ना तुम्हारे हैं ये ना हमारे हैं, ये दोनों के हैं, तो दोनों बड़े आदमी हो गए कि नहीं हो गए? 3 वाला 8 में पहुंच गया, बड़ा आदमी हुआ कि नहीं? और 5 वाला 8 में पहुंच गया, बड़ा आदमी हुआ कि नहीं? तो इसी प्रकार छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बना देते हैं। इन दोनों एग्जाम्पलों से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब छोटा ता और बड़ा छोटा और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं। तो ये जो आधा ता था ये बड़े आ से मिलकर के पूरा बड़ा ता बनाता है, और ये नुसार पीछे चल रहा था और इसका नुसार पीछे चल रहा था और इसका माँ पीछे चल रहा था। तो ये बढ़ाता हो गया, इसका माँ पीछे से आ गया और ये क्या हो गया? मतानुसार हो गया। यानी कि मैंने यहाँ पर समझाया तानुसार, तो तानुसार का मतलब ये तानुसार से मिल गया तो तानुसार हो गया, और ये यहाँ से माँ आ गया तो ये पूरा मिलकर के क्या हो गया? मतानुसार हो गया। अभी बात समझ में आई कि नहीं? चलो आ गई। चलो अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। किसके तरफ? दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा देवालय, देव धन आलय देवालय। देखो हमें दो शब्दों को, एक शब्द को दो शब्दों में ऐसे तोड़ना है ताकि दोनों शब्द अर्थपूर्ण हो, दोनों शब्द अर्थपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि दे धन वालय, तो वालय का क्या अर्थ होता है? कुछ नहीं होता है। दे का क्या अर्थ होता है? देना होता है। तो एक अर्थपूर्ण हुआ और एक अर्थपूर्ण नहीं हुआ, इसलिए ये संधि फेल है। समझ रहे हो ना? ये संधि विच्छेद गलत है। हमें ऐसे विच्छेद करना है ताकि दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ हो। तो यहाँ पर देव का क्या अर्थ है? देव का मतलब भगवान है। आलय का मतलब जहां पर निवास होता है, जहां पर रहते हैं, यानी कि मंदिर। यानी कि देवालय का मतलब हो गया मंदिर, जहां पर देव का स्थान है, जहां पर देव का निवास है। बात समझ में आ रही है? तो हम संधि के डेफिनेशन पे चलते हैं। संधि ने बोलता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो इसका अंतिम वर्ण वा है, और इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण बड़ा आ है। वा को मैंने फिर से देखा तो वा हमारा दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। एक है आधा वा, एक है छोटा आ और बड़ा आ। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के आपस में बड़ा आ बनाएंगे। तो ये छोटा वा बड़े आ से मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा। तो आप देखो, मेरे को बताओ कि जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो इन दोनों के बीच में हो रहा है कि नहीं? वा और आ के बीच में परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन से वा निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? वा निकल के आ रहा है। तो इस दोनों की जगह वा लिख दो तो क्या बन गया? देवालय। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ पर दो लोगों के मिलने से, दो दिलों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको वा कहते हैं। वा का दिल आ के दिल से मिला, यहाँ पर बीच में मिलन हुआ। मिलन के बाद जो खुशी महसूस हुई वो वा के रूप में आया, और वा को मैंने दोनों के बीच में सेट कर दिया, जिससे हमारा देवालय बन गया। अब भी बात समझ में आ रही हो कि नहीं? अभी बात समझ में आ रही है ना? दो शब्दों के, दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन होगा, जो नया शब्द या नया वर्ण बनेगा, वो नया वर्ण कितना प्रभाव करेगा, वो संधि है। संधि का मतलब जोड़ना। तो देखो, दे को वाले से या दे को आले से जोड़ने वाला जो शब्द है वो वा है। समझ में आ रही है ना?
बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो है देवार्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देवार्चन। क्या? देवार्चन। तो देवाद अर्चन का मतलब है देव प्लस अर्चन, तो पूजा अर्चन बोलते हैं ना, तो वही चीज है ये। तो देव प्लस अर्चन, तो देव आप स्वयं करें, ठीक है, इसमें मैंने लिखा आप स्वयं करें। चलिए मैं करके बताता हूं। तो देखो, देव में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? वो है वा, ठीक है, वो क्या है? वो है वा। और अर्चन में जो पहला वर्ण है वो क्या है? वो है आ। तो सॉरी 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 स्टैंड हिल गया, ठीक है। तो वा और आ, ठीक है। तो वा दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, एक है आधा वा, एक है छोटा आ, और ये इसका अंतिम वर्ण है और ये इसका पहला वर्ण है। इन दोनों के मिलने से बड़ा आ बनेगा और वा आकर के बड़े आ से मिलकर के बड़ा वा बनेगा। मतलब इन दोनों के बीच जो परिवर्तन हुआ वा और आ के मिलने से, वो बड़ा आ का हुआ। तो देवा, और ये जो रा की रकार है ये इसमें से हटके इसमें आ जाएगी, वो सही लगी है, वो इससे हटके इसमें ही रहेगी। देवार्चन, देवार्चन इसमें ही रहेगी वो, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि ये दे हटा, वा आया और वा ने चरण को मिलाया और ये जो आया वो देवार्चन बन गया। बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही है? चलिए, तो पहले पेज को हमने बहुत अच्छे से समझा और लगभग 21 मिनट 22 मिनट लग गया इस चीज को समझाने में, लेकिन उम्मीद मैं ऐसी कर सकता हूं कि आपको अब संधि नहीं भूलेगी। चलिए इसके मैं दूसरे पार्ट पे ले चलता हूं। अच्छा, इस पार्ट में आपने एक चीज नोट की हो अगर, तो मुझे बताइए कि देखो यहां पर भी स्वर भाग ले रहा है और स्वर भाग ले रहा है। समझ में आ रही है बात? यहां पर भी स्वर है, अंतिम वर्ण और पहला वर्ण भी स्वर है, तो इनके जो मिलान होता है उससे भी स्वर ही आता है कि नहीं? छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं, जो कि तीनों स्वर है। तो यही तो मैंने बताया था, एक ही कैटेगरी के लोग होंगे, एक ही कैटेगरी के लोग होंगे तभी तो रिश्ते होंगे। समझ रहे हैं ना? गुप्ता जी से ही मिलके गुप्ता जी ही आएंगे ना। हाँ, ये अलग बात होती थी कि एक गुप्ता जी छोटे आदमी थे, एक गुप्ता जी बड़े आदमी थे, दोनों मिल गए तो बड़े आदमी हो गए, ये अलग मैटर है। लेकिन देख पा रहे हो आप, यदि स्वर और स्वर मिलकर के संधि करेंगे तो ये जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन के बाद नया वर्ण आएगा वो भी स्वर होगा, और स्वरों के मेल से अगर संधि हो रही है तो उस संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई ना? स्वरों के मेल से यदि संधि हो रही है और परिवर्तन के बाद भी स्वर आ रहा है तो उसमें हम जो संधि लगाएंगे वो स्वर संधि लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, अब मैं आता हूं संधि के दूसरे पार्ट में। अब मैं आता हूं संधि के दूसरे पार्ट में। तो दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने जगतनाथ। इसका मतलब हुआ जगन्नाथ। तो देखो बेटा, यहां पर इस शब्द का अंतिम वर्ण जो है, सॉरी मैं बेटा बोल देता हूं, मेरी आदत है, चूंकि क्लास में ना दिन भर बेटा बेटा करता रहता हूं, तो मेरी आदत है, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा प्लीज, सॉरी, ठीक है। तो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है ता, लेकिन कौन सा ता? ऑलरेडी आधा ता। इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा शब्द है उसका जो अंतिम पहला वर्ण है वो है ना। तो इस ना में जरूर स्वर जुड़ा हुआ है, बड़ा आ, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। ओके, तो देखो, अब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है। ता भी क्या है हमारा? व्यंजन। ना भी क्या है हमारा? व्यंजन। तो जो परिवर्तन होके आ रहा है वो भी क्या आ रहा है हमारा? व्यंजन। ये देखो, आधा ना बन रहा है ना, ता ना से मिलकर के आधा ना बना रहा है। ये देखो, ये व्यंजन संधि के नियम होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप ये देखो कि ये ना और बड़ा मिलकर के तो बड़ा ना बना लेंगे, लेकिन ये जो छोटा ता था ये परिवर्तित होके क्या हो गया? आधा ना। देखो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ये ना में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये व्यंजन है कि नहीं? ये व्यंजन है और ये व्यंजन है कि नहीं?
है। जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा तो भाई साहब रिश्ता जो बनने वाला है वो भी व्यंजन का बनेगा। और यहाँ पर जब रिश्ता व्यंजन का है तो संधि जो बनेगी वो भी व्यंजन की संधि बनेगी। मजा आ रहा है? बताइएगा। आप मुझे जरूर पर्सनल ग्रुप में पर्सनल मैसेज करके जरूर बताइएगा कि इस संधि के इस पार्ट में कैसे मजा आ रहा है। यदि आपको ये पार्ट बोरिंग लगेगा तो मैं फ्लो आउट पढ़ाना केवल शुरू करूंगा, और यदि अच्छा लगेगा तो इसी तरीके से हम हिंदी को पढ़ेंगे ताकि हमें रटना ना पड़े, सीख जाएं। अगला देखो, मैंने अगला एग्जाम्पल लिया मनाह योग। मनाह योग, तो यहां पर देखो ता और ना के मिलन से जो परिवर्तन हुआ था वो ना था, यानी व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन आया वो व्यंजन आया। इसलिए यहां पर जो जगन्नाथ में संधि हुई वो कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। समझ रहे हो? व्यंजन ये है, व्यंजन ये है, तो संधि भी व्यंजन होगी। बात समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रही है? बताइएगा कमेंट करके। ये मेरा पहला वीडियो है पेड क्लास का, ओके। और यदि आपको मजा आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐसे हिंदी पढ़ा दूंगा, मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा मना योग को देखते हैं। ठीक है, किसको? मना योग को। इनके क्या मन में योग है देखो। तो मना धन योग क्या हो गया? मनोयोग। देखो बेटा, यहां पे यो तो था तो ये है योग है। देखो संधि को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पकड़ेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे। यहां पर देखो योग तो है, योग था, योग है। मनो था, नहीं था। मन था लेकिन विसर्ग हटा, यहां पर विसर्ग हटा, यहां पर गड़बड़ भी तो हुई है। हुई है कि नहीं हुई है? ना में तो जो विसर्ग था उसमें ओ आ गया, विसर्ग हटा और ओ आया। समझ रहे हो? बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, ईयरफोन काम नहीं कर रहा इस मोबाइल में। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसका अंतिम वर्ण उठाया नहा और इसका पहला वर्ण उठाया ओ। अब मैंने इसको और तोड़ना शुरू किया, तो इसका विसर्ग अलग कर दिया ना से और इसका ओ अलग कर दिया या से। तो देखो बेटा, इसका पहला वर्ण क्या है? विसर्ग। विसर्ग है ना, पहला वर्ण विसर्ग है, दूसरा वर्ण व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो देखो यहां पे फाइनली जो आया वो ओ आया। वो क्या आया? वो ओ आया। तो ना आधा ना तो ज्यों का त्यों उतरा, लेकिन ये विसर्ग और या मिलकर के ओ में बदल गया। यानी विसर्ग यदि व्यंजन से मिला तो ओ हो गया। देखो इसके सारे के अलग अलग नियम है, इन सब नियम को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी केवल ये देखो कि विसर्ग किस में बदला? ओ में बदला। बाकी सारे के सारे यही है। तो ये ना और ओ मिलकर के नो हो गया। माँ ज्यों का त्यों चल रहा था तो माँ ज्यों का त्यों है। यो या और ओ से मिलकर के यो हो गया, जो कि पहले से ही था। और गा ज्यों का त्यों चल रहा था तो ज्यों का त्यों चल रहा है। यह हो गया मनोयोग। क्या हो गया? मनोयोग। तो यहां पर कौन सी संधि आई? यहां पर विसर्ग है और यह व्यंजन है। या व्यंजन है कि नहीं? तो ये व्यंजन है, लेकिन हमारा जो संधि में परिवर्तन होता है वो पहले वर्ण के, पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर डिपेंड करता है। यदि ये स्वर है तो संधि स्वर होगी, यदि यह व्यंजन है तो संधि व्यंजन होगी, यदि यह विसर्ग है तो संधि विसर्ग होगी। बात समझ में आ रही है? इतनी अगर बात समझ में आ रही हो तो मुझे बताओ। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर है तो संधि क्या होगी? स्वर होगी। व्यंजन है तो संधि क्या होगी? व्यंजन होगी। और यदि विसर्ग है तो संधि क्या होगी? विसर्ग होगी। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं संधियों के प्रकार में। संधियों के प्रकार के पास चलते हैं। तो जो यहाँ पर संधि क्लियर हो रही है, जो संधि डिफाइन हो रही है, वो किसके आधार पे हो रही है? वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर डिसाइड हो रही है। किसके आधार पर निश्चित हो रही है? वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर निश्चित हो रही है। तो इस प्रकार से संधियों के प्रकार पहले वर्ण के आधार पर, पहले यहाँ पे देखो मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर होना चाहिए था पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण या पहले वर्ण के आधार पर। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, आपको अंडरस्टैंड हो गया ना, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, एक सज्जन का एक बार फोन आया मेरे पास, मैं आपके साथ इस घटना का जिक्र करता हूं ताकि आप लोग एनालाइज कर पाओ और आप लोग मुझे बता पाओ क्या उस सज्जन की बात सही थी या गलत थी। उन्होंने कहा था सर आपने यूट्यूब में केवल एक ही चैप्टर डाला है, वो है वर्णमाला, और क्या गारंटी है आपको वर्णमाला के अलावा भी कोई दूसरा चैप्टर आता भी है कि नहीं, और आप बच्चों को भ्रमित करके केवल पेमेंट ले रहे हो। तो मैंने कहा सही बात कह रहे हो, मुझे वर्णमाला के अलावा दूसरा चैप्टर आता भी नहीं है, ये भी सच्चाई है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, पर्सनल मैसेज करके, क्या ये सच्चाई है या ये उनकी गलतफहमी थी, जरूर बताइएगा। आपसे मैं इतनी तो एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं, क्या उन्होंने जो कहा वो सच्चाई है या उनकी गलतफहमी थी। ठीक है, तो इस आधार पर मैंने आपको 3 संधियां बताई। पहली संधि बताई स्वर संधि, दूसरी संधि बताई व्यंजन संधि, और तीसरी संधि बताई विसर्ग संधि। और तीनों की चीजें क्लियर हुई। यदि स्वर से स्वर मिले तो स्वर बनेगा, और स्वर से स्वर मिला तो हमारा स्वर संधि होगा, व्यंजन से व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि होगा, और विसर्ग से स्वर व्यंजन मिले तो विसर्ग संधि होगा। हमारा जो फर्क पड़ रहा है वो केवल और कहां से पड़ रहा है, केवल और केवल यहां से पड़ रहा है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है तो संधि भी स्वर होगी, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि विसर्ग है तो संधि भी विसर्ग होगी, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो संधि भी व्यंजन होगी। बात समझ में आ रही है। स्वर से स्वर मिले तो जो बनने वाला है वो बनने वाला है स्वर, और उसमें जो बनने वाली संधि है वह बनने वाली संधि है स्वर। और यदि व्यंजन से व्यंजन मिले तो एक तान बने, एक व्यंजन बनेगा, और परिवर्तन के बाद जो संधि बनेगी वो भी कैसी, वो भी व्यंजन संधि होगी। लेकिन यदि शब्द का अंतिम पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि विसर्ग है और उससे स्वर आके मिल रहा है या व्यंजन आके मिल रहा है तो उससे जो निर्माण होगा वो एक किसका होगा, वो विसर्ग संधि का होगा। क्लियर हो गया? नहीं हुआ क्या? हो गया। थैंक यू। हम पार्ट को थोड़ी सा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इनके अलग अलग भाग देखेंगे। स्वर संधि की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका उदाहरण सबसे अच्छा होता है प्यार। क्या? प्यार, जो कि हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ना एक बार तो होता है। माँ का बच्चे से होता है, बेटा का बेटी से होता है, माँ बाप का बच्चों से होता है। क्या होता है देखो, यदि मेरा स्वर आपके स्वर से मिला तभी हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखिए हमने आपके ग्रुप को पेड किया, यदि हमारे स्वर आपसे स्वर आपके स्वरों से नहीं मिले होते, हमारी सोच आप संभव था, बिल्कुल संभव नहीं था। सेम सिचुएशन संधि में होती है। यदि आपके स्वर दूसरे व्यक्ति के स्वर से मिलते हैं तो आप दोनों में पार्टनरशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है। यदि मेरी फैमिली की क्वालिटी दूसरी फैमिली की क्वालिटी से मिल सकती है तो हम दोनों के बीच रिलेशन हो सकता है, हम दोनों के बीच संधि हो सकती है। और यदि नहीं मिले तो नहीं है संभव। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होगा वह स्वर संधि होगी। लेकिन विकार में भी क्या निकल के आएगा? विकार में भी स्वर ही निकल के आएगा। क्लियर हो गई? मैंने एग्जाम्पल में लिखा उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर आपका था मतानुसार। वीडियो को पीछे लेके जाइएगा और देखिएगा उसको। ठीक है, व्यंजन संधि, तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, यानी पहला जो शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए वो व्यंजन होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो वो या तो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसके परिवर्तन से जो आएगा वो व्यंजन आएगा, और उस व्यंजन को हम कहेंगे, उसके बीच जो व्यंजन आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसके बीच दोनों की संधि से जो परिवर्तन हो रहा है उस संधि को हम कहेंगे व्यंजन संधि। उदाहरण नंबर 4 जिसको हमने बोला था जगन्नाथ। तो देखो यहां पर ता था जो कि व्यंजन था। देखो यहां पर व्यंजन का ही उदाहरण दिया, यहां पर स्वर भी हो सकता था तो हमारा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां पर बताया आपको कि जो भी व्यंजन पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, मैंने यहां पे लिखा यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर है तो संधि भी स्वर होगी, यदि व्यंजन है तो संधि भी व्यंजन होगी, यदि विसर्ग है तो संधि भी विसर्ग होगी। समझ में आ गई बात?
अब हम आते हैं विसर्ग में। तो विसर्ग के बाद यानी विसर्ग कहाँ आएगा? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, उनके आने पर जो संधि होगी, जो मिलन होगा, मिलन के बाद जो विकार होगा, विकार का मतलब जो परिवर्तन होगा, जो नया आएगा, वह कैसा होगा? वह विसर्ग संधि कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो विसर्ग संधि कहलाएगा। और विसर्ग संधि को समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 यानी मना योग देखना होगा। मना योग देखने के लिए, समझने के लिए आपको वीडियो को पीछे ले जाना होगा और वीडियो को पीछे ले जाकर के आप देखेंगे, आपको संधि समझ में आ जाएगी। तो हमने अभी देखे संधि के प्रकार, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि वर्णों के पहले शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? पहले शब्द के अंतिम वर्ण के व्यंजन के बाद चाहे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यही चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उनके बाद जो मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगन्नाथ। और अगला विसर्ग संधि, तो विसर्ग के बाद चाहे स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो खुशी होती है, जो कुछ भी आप समझिए, उसके बाद जो संधि होती है वह विसर्ग संधि होती है। जैसे मना योग, मना रोग, दुख। समझ रहे हो आप लोग? तो ये थे संधि के प्रकार। और अब हम इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। इसके अगले वाले पार्ट में हम स्वर संधि पढ़ेंगे, कंप्लीटली पूरी की पूरी स्वर संधि पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आपके पास मैंने पीडीएफ भेज दी, उसको आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। मैं निर्दोष कुमार अपनी पूरी टीम के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हम पर इतना ट्रस्ट दिखाया और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।